तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, विलाप करते हुए परिवार है शुजात बुखारी पत्रकार, जिनकी बहुत ही निर्मम तरीके से कल हत्या की गई है। ये तस्वीरें हर किसी को देखनी चाहिए, ये तस्वीरें कश्मीरियों को भी देखनी चाहिए जो उन आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये विलाप हर उस परिवार को देखना चाहिए जो अपने बेटे को मिलिटेंट बनने से रोकने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें हर सरकार को भी देखनी चाहिए जो ऐसी पॉलिसीज लेकर आती है, ऐसी नीतियां लेकर आती है कि बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल तेज टिक्कू हैं, रिटायर्ड मेजर के सिन्हा साहब हैं, इस्लामिक विद्वान मौलाना असद खान फलाही हमारे साथ हैं, साथ ही कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव कमल हक साहब हैं हमारे साथ, और राजनीतिक विश्लेषक इनामुल नबी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जी मीडिया के 3 संवाददाता इस खबर से जुड़े हर पहलू को आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा, कृष्ण मोहन मिश्रा और श्रीनगर से खालिद हुसैन। राहुल सिन्हा, सबसे पहले आपके पास, मुझे याद है जब इस सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का ऐलान किया गया था गृह मंत्रालय द्वारा, जी न्यूज पहला ऐसा चैनल था जिसने ये स्टैंड लिया था कि सरकार के इस फैसले से, सरकार की इस नीति से सबसे ज्यादा खामियाजा कश्मीरियों को भुगतना पड़ेगा, सबसे ज्यादा खामियाजा सेना को भुगतना पड़ेगा। ये तस्वीरें बताती हैं कि वो स्टैंड कितना सही था। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे ही ऐलान हुआ था, जी न्यूज़ ने पहले ही कहा था कि इससे आतंकियों का हौसला कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, और वो हौसले आज देखिए किस हद तक पहुंच गए हैं कि सरेआम एक सैनिक को मारा जाता है, एक पत्रकार को मारा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अलगाववादी जो आतंकियों के मरने पर तो सड़कों पर रोते हैं, इन सैनिकों के मरने पर या फिर इस तरीके से एक पत्रकार की हत्या पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए अदिति, जो हालात इस समय हो गए हैं कश्मीर के, उसमें पिछले 1 महीने ने आग में घी डालने का काम किया है। अब सरकार को सुरक्षा बल और सेना को खुली छूट देनी होगी। अगर वो छूट नहीं मिलती तो मनोबल के तौर पर अगर हम बात करें तो एक बड़ा नुकसान न सिर्फ सेना के लिए है बल्कि उन नौजवानों के लिए भी है जो कि कश्मीर में सेना में आकर के, BSF में आकर के, CRPF में शामिल होकर के देश की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल राहुल, और इस समय बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सरकार का पक्ष भी जाने। हमारे साथ राजीव जेटली साहब है। राजीव जेटली साहब, थोड़ा सा टेप को रिवाइंड कर रही हूँ। जब सीज फायर का, ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का ऐलान किया गया था, सही मायने में अगर इसका सीज फायर नहीं कहना चाहिए फैक्चुअली, आपको याद है आतंकी मसूद अजहर ने क्या कहा था सर? देखिए, पहली बात यह है कि जो जिसे आप सीज फायर कह रहे हैं, आर्मी ने कभी भी अपने जो गतिविधियां थी, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई थी, वो कभी नहीं रोकी थी। केवल इतना था कि जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, कश्मीर की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, रमज़ान के पाक महीने में किसी भी तरीके की इस तरीके की कार्रवाई पे हमने कहा था कि हम अंकुश लगाएंगे, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों को और आतंकवादियों के द्वारा की गई कार्रवाइयों के ऊपर रिटेलिएशन नहीं करेंगे, ये बात कभी नहीं हुई थी। और आर्मी ने रिटेलिएशन लेकिन एक बात जरूर देखने को, माफी के साथ मैं बीच में आ रही हूँ सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको याद है जब सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया था, गुडविल जेस्चर आप इसे कह सकते हैं, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, आपको याद है मसूद अजहर ने क्या कहा था? आपको याद नहीं है तो सर मैं बता देती हूँ, आपको याद नहीं है तो सर मैं बता देती हूँ। दोस्तों ने फायरबंदी नहीं की है, ये मसूद अजहर के लफ्ज हैं। जैश के लिए जगह छोड़िए, इंशाअल्लाह जिस जगह फायर हो रहा था पहले से ज्यादा होगा और ऐसा फायर होगा। पहले वाले फायर की आवाज जल्दी ही बंद हो जाया करती थी, इसकी आवाज उसी तरह से गूंजेगी जिस तरह जैश की आदत है। उसकी एक एक कार्रवाई पर दुश्मन 8-8 दिन, 40-40 दिन मातम किया करते हैं। आज हम मातम कर रहे हैं सर, औरंगजेब की शहादत पर हम मातम कर रहे हैं सर, तकलीफ हो रही है। बिल्कुल जो उसने कहा वो कर दिखाया। आपकी बात का जवाब तो वो लोग देंगे जो इस पैनल मैंने आपसे कहा आपकी बात का जवाब तो वो लोग देंगे जो इस पैनल पे बैठे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं कश्मीर में या और देश के दूसरे हिस्सों में आतंकवादियों की बात कह रहा हूं मैं, आम नागरिक की, कश्मीरियों की, युवाओं की बात नहीं कह रहा, उनका समर्थन किया। आज आपको ये बताना होगा, जो बड़े बड़े लीडर ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मसल पावर दिखा रहे हैं, आज वो मसल पावर में अगर हमने रिलैक्सेशन दी तो वो केवल भावनाओं के नाम पे, तो उसका अंजाम, जिसे आपने कहा, ये हताशा है, बौखलाहट है। वर्दी में पहने, वर्दी में एक आर्मी पर्सनल के ऊपर अगर वो अटैक नहीं कर सकते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ रही है, तो वर्दी छुट्टी पे जाते हुए। साहब, फैसला किसका था? जेटली साहब, फैसला किसका? मैं बिल्कुल
मैं यही कह रहा हूं आपसे पाक के रमजान महीने में कश्मीरी नागरिकों की भावनाओं का ध्यान रखा गया, आतंकवादियों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। आतंकवादियों को उन्हीं जगह पहुंचाएगा जहां से वो आते थे। मैंने कहा कि कश्मीर के युवा और आवारा कुत्तों में फर्क होता है जो पाकिस्तान से आते हैं। उन आवारा कुत्तों को कहां पहुंचाना वो आर्मी बहुत बखूबी जानती है। और पाकिस्तान की आर्मी जानती है, जेटली साहब आर्मी जानती है आर्मी को क्या करना है, ये मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो एक के बदले चार को खोद निकालेंगे, वो पाताल तक जहां भी छिपे होंगे आतंकी वहां से भी ले आएंगे। आर्मी की बात नहीं है, आर्मी के हाथ बांधने का सवाल है, एक सैनिक की शहादत का सवाल है। और ये एक सैनिक की शहादत नहीं है, जरा इन आंकड़ों पर आप गौर फरमाइए। जब से ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हुआ उससे 30 दिन में करीब 37 आतंकी वारदात हुए हैं सर, 37 आतंकी वारदातें। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कभी स्थगित नहीं की गई। मैं आतंकवादी मारे भी गए, आपने कल भी देखा और 2 दिन पहले भी देखा किस तरीके से आतंकवादियों का सफाया की जा रहा है। केवल कश्मीर के युवा जो कहीं पर गुमराह हो रहे थे उन्हें भी आज एक सबक मिला होगा। कश्मीर की जनता और इस दिल्ली में बैठे हुए लोगों को भी सबक मिला होगा जो बार बार कश्मीर में जब आतंकवादी मारे जाते थे उसे ये नाम दिया जाता था कि धर्म के आधार पर, इस्लाम के आधार पर। आज आतंकवादियों ने अपना असली चेहरा दिखाया है। आज ये चेहरा और ये सबक जो है वो जवाब देंगे कि कौन थे वो। ये जो सबक है ये फौज की कीमत पर नहीं आ सकता, ये सुरक्षा बलों की जान की कीमत पर नहीं आ सकता, ये सिविलियंस की जान की कीमत पर भी नहीं आ सकता। कर्नल टिक्कू, या सेसेशन ऑफ हॉस्टिल्स को गलत तरीके से पेश किया जाता है। आप कह रहे हैं कि मिलिटेंट्स के बरखिलाफ ऑपरेशन सीज नहीं हुए, तो फिर आप किसके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे थे? आपने क्या किया? आपने प्रोएक्टिव कार्रवाई नहीं की, मतलब आप मिलिटेंट्स को ढूंढने नहीं गए, तो उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन मिला, उनको स्पेस मिल गया। और उस स्पेस का ये नतीजा है कि सरेआम श्रीनगर सिटी में वो एक इतने इम्पोर्टेंट पत्रकार को मार देते हैं। तो इसकी बात छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल फेलियर रहा है। आपका जो भी मुद्दा था, पॉलिटिकल मतलब था, इसका कुछ इंटरेस्ट थे आपके, वो उसमें आप कामयाब नहीं हुए। और मिलिटेंट जो है सक्रिय हो गए, उनको स्पेस मिल गया, उनको रिऑर्गेनाइजेशन करने का टाइम मिल गया। आपने बहुत अच्छा काम किया पिछले ऑपरेशन ऑल आउट में, लेकिन जब आप मिलिटेंसी को आप क्रश करने वाले थे, आपने उस टाइम रोक कर उनको ऑक्सीजन देने का काम किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कब और किस समय पिछले 30 साल में मिलिटेंट्स ने धार्मिक भावनाओं की इज्जत करी? कभी नहीं करी। आपने शायद हम भूल गए कि मोहम्मद अमीन भट्ट जो DIG थे, वो ईद के दिन मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद निकल रहे थे और मस्जिद में ही ईद पढ़ने वाला दूसरा मिलिटेंट बाहर निकल गए 10:30 बजे दिन के, उसकी हत्या कर दी गई। शब कदर के दिन आपने वंधामा ट्रेजेडी कर दी, जहां पर 23 कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया। तो मिलिटेंट्स ने कभी धार्मिक भावनाओं का, वो हिंदू धार्मिक भावनाएं हो या इस्लामिक धार्मिक भावनाएं, उसका कभी भी उन्होंने इज्जत नहीं करी और उसको कभी कंसिडरेशन में लिया ही नहीं, क्योंकि उनका एक अलग फिलॉसफी है। और वो फिलॉसफी ये है कि उनको जो भी लगता है वो उनके अगेंस्ट है, वो उसको मार देंगे। वो शुजात बुखारी हो या गुलाम नबी लोन हो या प्रोफेसर भट्ट का भाई हो, इसको, बल्कि प्रोफेसर भट्ट के भाई को तो भी मस्जिद के बाहर ही मार दिया था। तो मुझे लगता है हमें जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि इनकी साइकी क्या है, मिलिटेंट्स की साइकी क्या है, उनको बाहर से हुक्म मिलता है, पाकिस्तान से हुक्म मिलता है, वो कार्रवाई करते हैं। मैं मानो को एक साथ यहाँ पे लेकर आना चाहती हूँ टिक्कू साहब, मैं आगे भी आपके पास आऊंगी और सवालों के साथ आऊंगी। के सिन्हा साहब, जैसा कि कर्नल टिक्कू कह रहे हैं कि जब आप क्लोज थे, जब आप क्रश करने जा रहे थे, जब आप निस्ते नाबूद करने जा रहे थे, उस समय आपने अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया। अदिति, मेरे ख्याल से एब्सोल्युटली सही फरमाया है। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ब्लंडर जिसको कहते हैं ना, एक टैक्टिकल लेवल पे, एक ऑपरेशनल लेवल पे और स्ट्रेटेजिक लेवल पे। क्या कारण से किया, किसने इनको बताया कि करने के लिए? इस तरह से बचकाना हरकतें यदि करते हैं तो इनके मनसा पर, इनके जितने भी स्ट्रेटजी है उस पर हमें मुझे सख्त लगता है। ये एक स्ट्रेटजी लगाई थी 2000 में, वाजपेयी डॉक्ट्रिन, उसको फिर से इनैक्ट कर रहे थे। वो फेलियर रहा था, वो टोटल फेलियर रहा था, फिर से इनैक्ट कर रहे हैं इसको। और ये लोगों को कि बताइए, ये जो जवान मारा गया है औरंगजेब खान, और जो ये हमारे पत्रकार मारे गए हैं, या इसके पहले जितने भी लोग मारे गए, उसकी खून की कौन लेगा जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार है?
पूरी आर्मी की ऑपरेशंस जो हमने की थी वो ऑल आउट में आप देखिए, जब वहां पर लेफ्टिनेंट उमर फयाज का 15 जो मई को 2017 के समय जब लिंचिंग हुआ था, मारा गया था खींच करके, उसके बाद 1 साल के अंदर पूरे साउथ कश्मीर के अंदर में पूरी चीजें चेंज हो चुकी थी, चाहे वो शोपियां हो, चाहे पुलवाम हो, चाहे कुलगाम हो या आपका अनंतनाग। आज फिर उससे भी बदतर हो चुका है। आपको नहीं पता होगा, 1.5 साल के बाद फिर से आईडी लगाया गया था आर्मी के व्हीकल को। आर्मी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप बोलिए आर्मी को केवल शहादत देते रहे। पहली बार कैस्पियर व्हीकल 300 केजी आपको उसके लिए चाहिए आईडी, और आईडी आ चुकी है। पूरे के पूरे मिलिटेंसी रीऑर्गेनाइज हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा खतरा अभी ये यात्रा शुरू होने वाली है। आप देखिए जी बिल्कुल, किस तरह से ये लोग यात्रा शुरू बिलों के अंदर घुसेंगे, और उससे पहले भी बहुत ज्यादा चिंताएं और ये कहते हैं कि 2 दिन वेट कर। ईद क्या होता है? ईद क्या? आप क्या बातें करते हैं? आप नेशनल सिक्योरिटी इशू है उसकी नैरेटिव को सब चेंज कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कोई भी सोशल इशू नहीं है, ये क्लियर कट नेशनल सिक्योरिटी। कश्मीर को खींचना चाहता है, उसने 3 आयाम चलाए हैं, सेपरेटिज्म, आतंकवाद और कट्टरता है, इस्लाम में ले आया है। हम इस बात को समझते नहीं है। ये लोग जो बैठ करके टीवीओं में बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी कुर्सियों के लिए, उनको डूब मारना चाहिए। तो जी न्यूज का लगातार ये स्टैंड रहा है। अब कड़ी निंदा से वक्त जो है काफी आगे बढ़ चुका है। अब आतंकियों को उनके ठिकाने पर लगाने का वक्त आ गया है। तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं कि कैसे शुजात बुखारी की हत्या की गई कल, और औरंगजेब को शहादत देनी पड़ी। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टिक्कू हैं, हमारे साथ मेजर जनरल सिन्हा साहब हैं, हमारे साथ इस्लामिक विद्वान मौलाना असद खान फलाही हैं, साथ ही कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव कमल हक साहब हमारे साथ हैं, और मेरे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ हैं। खालिद, एक बार आप बताइए, पिछले 1 महीने में किस तरीके से कश्मीर में हालात बदले और इस समय कितनी ज्यादा लोगों में गुस्सा है? देखिए, निसंदेही पिछले अगर 1 महीने रमज़ान की बात करें जिसमें यूनिलेटरल सीज़ फायर किया गया था, उसमें मिलिटेंट गतिविधियां जो है लगातार बनी रही। हालांकि पहले ही दिन मिलिटेंट्स ने साफ कर दिया था कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं है ये सीज़ फायर। उनका कहना था कि उसके बाद क्या होगा सीज़ फायर के बाद, और वैसे ही अलगावादियों ने भी अनएक्सेप्ट किया था इस सीज़ फायर को। उनका भी कहना था कि 1 महीने के बाद व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद तो सीधी सी बात थी कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था और उनकी कार्रवाइयाँ जारी रही। और अब तक अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीबन 37 मिलिटेंट कार्रवाइयाँ हुई है इस महीने में। 7 स्टोन पेल्टिंग के वारदातें हुई है, 2 सिविलियंस की जान गई है, 7 सैनिकों की जान गई है इस पूरे 1 महीने में। और इसके अलावा मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं, लेकिन वो LOC पर मारे गए हैं या फिर हिंटरलैंड में मारे गए हैं, और करीबन 17 मिलिटेंट्स इस महीने में मारे जा चुके हैं। निसंदेही जहां पर मिलिटेंट कार्रवाई हुई उसको जवाब दिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से ऑपरेशंस और कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस लॉन्च नहीं किए गए, जिससे आम लोगों को निसंदेही राहत हुई, लेकिन शायद मिलिटेंट्स को इसमें रिग्रो करने का मौका मिला। जी बिल्कुल, और यही पॉइंट जो है हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो सिन्हा साहब हों चाहे वो टिक्कू साहब हों, वो लगातार उठा रहे हैं। और खालिद ने जो आंकड़े दिए जेटली साहब, मैं उसमें थोड़े से और ऐड कर देती हूँ। रमजान के दौरान 8 बार पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। 29 मई से आपको बता दूं अब तक सीमा पर 12 बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है, और इसके अलावा ग्रेनेड हमले, अपहरण और लूटने जैसी वारदातें हुई हैं। क्या जवाब है आपके पास? देखिए, बहुत आप अभी मैं जो सुन रहा था उसमें ये बात बताई गई कि किस तरीके से आम लोगों को राहत मिली, और दूसरी बात पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है इस सीज फायर के दौरान, रमजान के महीने के दौरान। लेकिन जो असली आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, उन आतंकवादियों को किस जगह पहुंचाना है वो आर्मी बेहतर जानती थी, आर्मी ने वो काम किया भी है। लेकिन आप बार बार इस बात की तरफ फोकस करें। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि कश्मीर का आम नागरिक जिसने आज उस आतंकवादियों ने दिखाया उनका कोई धर्म नहीं है और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये बात तो मैं आपके पैनल पे बैठे लोगों से भी पूछूंगा जिन्होंने बार बार आतंकवादियों को किसी धर्म के साथ जोड़कर अपनी वोट की राजनीति करी। हम कहते हैं कि हमने कड़ाई से एक्शन लिए हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स की राय आपसे बिल्कुल अलग है। अभय दुबे साहब,
अदिति जी, अच्छा होता कि कांग्रेस को भी 35 मिनट के बाद आपने पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया। 2-3 बार जेटली जी ने माफी चाहती हूँ, मैं एक्चुअली सियासत में नहीं जाना चाहती थी, माफी चाहती हूँ। आगे मैं आपको ज्यादा समय दे दूंगी सर, ये कोई मुद्दे की बात नहीं है। आपको मैं चाहती थी एक्सपर्ट इस पर अपनी राय रख दें। जी अदिति जी, गंभीर चुनौती देश के सम्मुख क्या है? 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने पहली बार एक बड़ी रिपोर्ट दी है भारत के खिलाफ। क्या कर रही है देश की सरकार, मुझको तो आश्चर्य होता है। वो ये कह रहे हैं कि 145 नागरिकों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत मार दिया। वो ये कह रही है कि तुरंत एक इंटरनेशनल इंटरोगेशन की आवश्यकता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी की आवश्यकता है जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि तुरंत एफस्पा को जम्मू कश्मीर से हटाना जाना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो केंद्र की प्रोसिक्यूशन की परमिशन है, सुन लीजिए। अरे जेटली जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए बिल्कुल आप, जिसको सुन लीजिए। वो लाल आंख दिखाने वाले, देखिए अदिति जी, आपको मैं जवाब देने का मौका दूंगी। जो सवाल आप उठा रहे हैं वो वाजिब सवाल है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। दुबे साहब, दुबे साहब के खिलाफ देश में आवाज नहीं आई। दुबे साहब, दुबे साहब, वही भाषा क्या हो रहा है अदिति जी? जेटली साहब, आप प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाइए। साहब आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए, हम बात करेंगे, चिल्लाने की किसी को जरूरत नहीं है। दुबे साहब, आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, प्लीज 20 सेकंड्स के लिए इस मां के रोने के, इस मां के विलाप को आप सुन लीजिए। हमारे पास औरंगजेब की मां के जो क्लिप्स हैं, मैं चाहती हूं अगर मेरे प्रोड्यूसर आपको दिखा पाए, शायद आपने देखे नहीं होंगे सर, आप प्लीज वो एक बार क्लिप देख लीजिए, इस मां का रोना देख लीजिए, उसके बाद आप सर 2 मिनट बोल लीजिएगा। मेरा बने तक दी वो फोटो न बनाइयो, मेरा फोटो न बनाइयो पैड़ी का। वो माँ जो इंतजार कर रही थी अपने बेटे का, अपने कलेजे के टुकड़े का ईद मनाने के लिए। दुबे जी, अदिति जी, देखिए यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे 380 जवानों ने शहादत दी है। उन्होंने भारत की सरकार से कई बार इंटरेक्ट किया। भारत की सरकार क्या यह पक्ष नहीं रख सकती थी कि पाक परस्त आतंकवाद 1100 आतंकी हमले से अधिक हुए हैं, 1300 से अधिक सीज फायर के वायलेशन पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर किए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1100 से अधिक सीज फायर के वायलेशन किए हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान अपराधी है जम्मू कश्मीर में इन हो रही घटनाओं का। लेकिन हम उस प्रधानमंत्री जी को ढूंढते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी तो दिखाई देते हैं, मगर प्रधानमंत्री जी कहीं खो गए, जो भ्रकुटियां ताने लाल आंख करके पाकिस्तान को और चाइना को सबक सिखाने की बात करते थे। आज जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में है, उस पे भारतीय जनता पार्टी को विवेचना करनी चाहिए। क्या सीज फायर के वायलेशन, क्या पाक परस्त आतंकवाद और पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन को, अरे क्या जानकारी का अभाव है? आपने जो जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां निर्मित कर दी है, ये वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के बाद ऐसे हालात। क्या आप अपना पक्ष नहीं रख सकते? क्या हुआ यूनाइटेड नेशन की 1267 सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का, जो हमारा हाफिज सईद और अजहर मसूद, क्या जानकारी का अभाव है? बताइए, क्या यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर दी भारत के खिलाफ? क्या यूनाइटेड नेशन की 1267 सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स में आप दुबे जी प्लीज अब जवाब तो लीजिए। आप वो बातें आप यहाँ रखकर अब आप 2.5 मिनट से ज्यादा बोले सर, अब आप जवाब लीजिए ना प्लीज, अब जवाब तो लीजिए, अब आप जवाब ले लीजिए। जेटली साहब जल्दी से आप जवाब दीजिए, क्योंकि उसके बाद हमारे पास मेहमानों का बड़ा पैनल है और मैं चाहती हूँ कोई भी गेस्ट कंप्लेन ना करे। जी बोलिए जल्दी से सर। देखिए मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, 3 बातें इन्होंने कही। पहली बात जो करी वो पाकिस्तानी प्रवक्ता के तौर पे जो भी बात रखनी थी वो रखी इन्होंने। दूसरी बात कही कि सुझाव दे रहे हैं पाकिस्तानी प्रवक्ता के रूप में की भारत के खिलाफ इतनी बड़ी रिपोर्ट पहली बार आई, सरकार सोई हुई थी क्या? उस सरकार ने पहले क्यों नहीं, ये कांग्रेस जी सुझाव देकर बता रहे हैं। तीसरी बात सुनिए मेरी बात, तीसरी बात आप क्यों तीसरी बात अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। पूरे 10 साल लगा दिया आपने
आतंकवाद को हिंदू आतंकवाद बताने में आज कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए देखकर कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज कश्मीर में किसको उठाया गया, किस सैनिक को उठाया गया, किस पत्रकार को उठाया गया, क्या धर्म देखा गया उसका? 10 साल चिदंबरम साहब ने लगा दिए कि जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं हिंदू आतंकवाद की बात करना था, धर्म नहीं होता। दोनों एक साथ आप चिल्ला रहे हैं और करीब 4 मिनट आतंकवादी दे रहे हैं, दूसरे साथ 4 मिनट से आप अपनी बात रख रहे हैं। शहादत उनको दिलवाने का काम आपने किया। साहब ये भाषण का मंच नहीं है, मैं चाहती हूँ इसमें हर एंगल आए, हर किसी को बात रखने का मौका मिले। दुबे साहब और जेटली साहब, मैं आपसे भी कह रही हूँ। बिल्कुल ठीक है अदिति जी, इनामुल बहुत नबी गंभीर साहब। परिस्थितियां हैं, ये ठीक है भारत सर। की सरकार को समझना होगा। जो हालात निर्मित हो गए जम्मू कश्मीर में, उसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अलावा साहब आप लोग इस डिबेट में भी राजनीति कर रहे हैं, इस बात पे मुझे तकलीफ हो रही है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, आप इस पर भी राजनीति कर रहे हैं और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है। इनामुल नबी साहब, हमारे पास एक वीडियो है, हम वो वीडियो पहले आपको दिखाना चाहते हैं और उसके बाद मैं उसी कश्मीर के 4 हीरो की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहती हूँ और फिर मैं समझना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ कश्मीर से, कश्मीर के असली हीरो कौन है। तो इनामुल नबी साहब, ये एक परिवार से बात करने के लिए फौज के लोग गए थे। बहन किस तरीके से बात कर रही है, अगर पहले आ गया, जिंदा आ गया तो मैं खुद ही गर्दन काट दूंगी। और इस समय मैं चाहती हूँ अपने प्रोड्यूसर से वो 4 हीरो भी चलाएं, उनकी तस्वीरें भी चलाएं जिन्होंने शहादत दी है। बीते दिनों में इनमें से 3 ने शहादत दी है रमजान के महीने में, चाहे वो लेफ्टिनेंट फैयाज हो। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर शहीद औरंगजेब की मां को विलाप करते हुए देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कश्मीर का हीरो कौन है इनामुल नबी साहब। कश्मीर का हीरो लेफ्टिनेंट फैयाज है, औरंगजेब है, अयूब पंडित है, फिरोज अहमद डार है, या ये इस तरीके के लोग हैं जिनसे जुड़ा हुआ ये वीडियो भी हमने दिखाया। कश्मीर का हीरो कौन है? कश्मीर के हीरो वो लोग हैं जो अमन की बातें करेंगे, मारदार के बंद करने की बातें करेंगे, वो लोग हीरो हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर में बैठे हो या जम्मू कश्मीर के बाहर या टीवी स्टूडियो में बैठे हैं, वो लोग हीरो हैं जो इस खून खराबे को कहीं बंद कराने की सिफारिश करते होंगे। हमने मैम ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ऑपरेशन ऑल आउट में, जहां ऑपरेशन ऑल आउट चला, वहां आप जो फौजी जवानों की लाशें गिरी हैं उनके फिगर्स में भी देख लीजिए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि पिछले 3 वर्षों से 72% इंक्रीज हुआ है फौज की किलिंग्स में, 37% इंक्रीज हुआ है सिविलियन किलिंग्स में और 32% इंक्रीज हुआ है मिलिटेंट्स की किलिंग्स में। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से भी देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान तो फिर फौज का हुआ है। हम नहीं चाहते कोई भी मरे, चाहे वो फौजी हो, सिविलियन हो, मिलिटेंट हो, मरता तो इंसान है। हमने इसीलिए आपसे पहले जब भी इस मुद्दे पर बात हुई है, हमने इस बात की सिफारिश की थी कि जिस तरह 2003 में इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों तरफों से एक सीज फायर किया गया, अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो तभी मुमकिन हो सका जब दोनों हुक्मरानों में एक विलिंगनेस थी और सीरियसनेस थी। वही विलिंगनेस और सीरियसनेस नबी साहब कैसे होगा? अभी 4 जून को ये पाकिस्तान की भाषा फ्लैग मीटिंग हुई थी, 1 मिनट, फ्लैग मीटिंग हुई थी और उसके कुछ ही दिनों में सीज फायर वायलेशन हो गया था, 4 जवान खो दिए, उसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट था। साहब किस तरीके की आप जो बातें कर रहे हैं वो बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन भारत अपने दम पर हर वो संभव कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है। ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन था उसकी कड़ी आलोचना भारत सरकार को झेलनी पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके इस फैसले के साथ गए। तमाम एक्सपर्ट्स उस फैसले के खिलाफ थे। सर फ्लैग मीटिंग हुई, बावजूद उसके सीज फायर वायलेशन हुआ। नबी साहब मैं बता रहा हूँ मैडम, डीजीपी साहब की रिपोर्ट देख लीजिए। उन्होंने कहा जब से यूनिलेटरल सीज फायर हुआ है तब से मिलिटेंट्स की ज्वाइनिंग और वायलेंस कम रही है। ग्राफ नीचे गिरा। नंबर 1 की भाषा, उसकी आवाज बोलने का मौका दे रही हैं। साहब मैं किसी पाकिस्तानी को आवाज को मौका नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ उनकी बात का हर जवाब दे रही हूँ। सिन्हा साहब आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी अपना जवाब दे सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर एंटी इंडिया रेंट के लिए गुंजाइश नहीं है। भारत के खिलाफ कोई लफ्ज इस प्लेटफॉर्म पर नहीं यूज किया जा सकता है। ये बहुत क्लियर स्टैंड है हमारा, ये बहुत क्लियर स्टैंड है। वो मेरे गेस्ट हैं इसलिए मैंने उन्हें बात रखने का मौका दिया, सिर्फ इतना, लेकिन हर काउंटर किया मैंने। कोई गेस्ट नहीं है, देश के दुश्मन को आप भाग ये कहा। विपिन रावत जी ने आपसे ये झूठ है, ये नकाब पहन रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की, और पूरे देश को बरगला रहे हैं। ये आर्मी चीफ का नाम ले रहा हूँ सिन्हा साहब, आर्मी चीफ तो यहाँ के पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, 2003 की बातें करते हैं। अरे हमारे जो बीएसएफ के जवान मारे गए उसके कारण आप ये बताइए। वही मैं इनको बता रही हूँ, 2003 की बात करने की जरूरत ही नहीं है। 4 दिन पहले डीजीएमएस की बात हो गई, आप किस बातचीत की बात कर रहे हैं? कैजुअलिटी में हो रही है, चाहते हैं
ये नैरेटिव पैदा करें। अशांति आ रही है, औरंगजेब को शहादत देनी पड़ गई कल। आप किस बातचीत का जिक्र कर रहे हैं सर? दिया है, किस बातचीत का जिक्र आप कर रहे हैं? ऐसे लोगों की आवाज के और गेस्ट को भी लेकर आना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं और गेस्ट को भी लेकर आना चाहती हूँ। हमारे साथ कमल हक साहब है। कमल हक साहब लगातार अपना सिर हिला रहे थे सर। कश्मीर को आपसे ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं समझता यहाँ पर। कमल हक साहब तो यहाँ पर रहते ही नहीं, उनको कैसे पता होगा कश्मीर में क्या हालात है? और अरे सर सब कुछ आप ही को पता है, इनामुल नबी साहब, आज आखिर जुमा है, माह रमज़ान का, कल ईद है, इसलिए थोड़ी बहुत मिठास लाएं, थोड़ी बहुत खटास से बाहर निकलें और आराम से बेचैनी मतलब चैन से बात सुने। मैं तो अमन की बात कर रहा हूँ जनाब। देखिए हम भी तो अमन की शांति की ही बात करते हैं। हम तो किसी के तो हम तो एक रियलिस्टिक बात करते हैं। अमन शांति कैसे आएगी नबी साहब? कैसे आएगी वो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। मौत के घाट उतार दिया गया, शहादत देनी पड़ेगी, किस अमन की बात कर रहे हैं? नैरेटिव कश्मीर में बिल्ड हो रहा है जो कि सरकार की ओर से बिल्ड हो रहा है नैरेटिव, एक फॉल्स प्रिटेक्स्ट के बेसिस पे, फॉल्स प्रिटेक्स्ट के बेसिस पे ये नैरेटिव हो रहा है कि कश्मीर के लोग मिलिटेंसी से तंग आ चुके हैं। कश्मीर के लोग बाय एंड लार्ज ये कुछ चंद फिरे बटके गुमराह लोग हैं जो कि इस मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये नैरेटिव बिल्ड करने के बाद में आप मजबूर हो जाते हैं कि हम तो यूनिलैटरल सीज फायर करेंगे। लेकिन आपके पैनल में अभी कुछ आया, जैसे कि इनामुल नबी ने भी बताया, और बाकी भी आप कश्मीर में जाएंगे और आप हालात देखेंगे। कश्मीर में जन भावनाएँ कहाँ पे हैं? जन भावनाएँ जिसके आधार पर आपने सीज फायर करा, कश्मीर के लोगों की भावनाएं, जैसे ही कोई आर्मी ऑपरेशन टेररिस्ट को ढूंढने निकलता है तो गांव के गांव हज़ारों लोग पत्थरबाजी पे उतर आते हैं उन आर्मी के मिलिटेंट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। जैसे ही किसी मिलिटेंट को मारा जाता है, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं और उसके जनाजे में शामिल होते हैं। ठीक। जब कोई सिपाही जैसे कि औरंगजेब का, जैसे अयूब का हुआ, जैसे लेफ्टिनेंट फिरोज की शहादत हुई, ऐसे कई लोगों के आए, वो फैमिली वाले बेचारे 8-10 लोग उसके जनाजे में जाते हैं। तो जन भावनाएँ कहाँ पे हैं कश्मीर में, ये आपको समझना होगा। अगर जन भावनाएँ इन मिलिटेंट्स के सिंपैथी में है, मिलिटेंट्स की ओर हैं, टेररिस्ट की ओर हैं, तो फिर आप किन भावनाओं को रखते हुए सीज फायर करते हैं? आप देखिए कि फौज का जवान दिन दहाड़े, ठीक है, बस से उतारा जाता है, उसको किडनैप करा जाता है। जी। शुजात बुखारी को आदमी, हमने वीडियो देखा, कोई मास्क पहने नहीं है, कोई सर पे ढके हुए नहीं है, वो सरे आम आते हैं और दिन दहाड़े शूट करते हैं उसको। तो कहां पे है आपकी जन भावनाएं? कश्मीर पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कमाल आगा साहब, ठीक है, एक बात आपके बीच में बोलना चाहूंगा, सहमत नहीं है। देखिए जो जनमानस है, जनमानस अभी जो चला है, जो और एक बहन कह रही है कि कोई मिलिटेंट आएगा तो मैं सर काटूंगा पहले, देखिए वो जनमानस है। जनमानस टोटली मिलिटेंसी के अगेंस्ट है। इसको नैरेटिव पैदा किया जा रहा है। चंद एक लोग हैं, 200 से 300। आपने सही फरमाया कि एक नैरेटिव पैदा हो रहा है और नैरेटिव वहां के लोकल गवर्नमेंट ने पैदा किया है, उसके ट्रैप में सेंट्रल गवर्नमेंट फंस चुकी है। अगर 300 लोग हैं तो फिर उन्होंने नैरेटिव को पैदा किया। आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आपको पता है, आम कश्मीरी चाहता है कि वो हमारे। फलाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? बहुत देर से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सर, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। फलाई साहब, एक तरफ भारत है, रमजान का पाक महीना, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अनाउंस कर दिया जाता है, कड़ी आलोचना होती है, लेकिन फिर भी भारत सरकार इस फैसले पर जाती है। स्ट्रेटेजिकली भी उसको हर्ट करता है, लेकिन जाती है। और दूसरी तरफ यही वो मिलिटेंट्स हैं, ईद है, रमजान का महीना है, लेकिन ना तो आतंकी वारदातें थमती हैं, मौत के घाट सिविलियंस को भी उतारा जाता है, फौज को भी निशाना बनाया जाता है, सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जाता है। देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं और मेरी हमदर्दी औरंगज़ेब के परिवार वालों के साथ हैं और शुजात बुखारी के घर वालों के साथ हैं। जिस दौर से और जिस पीड़ा से इस वक्त वो लोग गुजर रहे होंगे कि 2 दिन बाद ईद है, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, और इस दौरान कोई अपनों को खो दे और कोई माँ अपने बेटे को खो दे तो उस पर क्या बीतती होगी, एक माँ ही इसको बेहतर समझ सकती है। लेकिन अब आएँ जो कश्मीर के इशूज़ पर हैं। देखिए जैसे अभी हमारे एक पैनलिस्ट बता रहे थे कि स्विट्ज़रलैंड से एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इसके अंदर। फलाई साहब, मैं
वो रिपोर्ट में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मुद्दा वो रिपोर्ट नहीं है, और कश्मीर पर कोई बाहर की एजेंसी रिपोर्ट देगी और मैं उस पर भरोसा कर लूंगी, मैं नहीं करती हूँ। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं वही बताना चाहता, इससे पहले और रिपोर्ट्स आई हुई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात की है। एजेंसीज की रिपोर्ट कैसे ड्राफ्ट की जाती है, कैसे किया जाता है, मुझे पता है, मैं खुद एक यूएन एजेंसी में काम करके आ चुकी हूं। मैं खुद यूएन के अंदर लेक्चर देके आ चुका हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कंप्लीटली तौर पे उसको डिस्कार्ड कर दें। लेकिन अभी पूरी बात तो सर, मैं आपसे ये जवाब चाहती हूँ, ये जो जिस रमजान का सम्मान करके, जिस ईद का सम्मान करके भारत सरकार ने ऑपरेशंस को सस्पेंड किया, उन्हीं भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आतंकी जो है ना ईद देखते हैं ना रमजान देखते हैं। आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता है, सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी मैम। आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता। क्या रमजान के महीने में हमारे बॉर्डर पे सीज फायर हो गया, उसको सीज फायर बोलना ही मैं समझता हूं बेइज्जती है। कि सीज फायर का मतलब होता है कि युद्ध विराम। कहां कभी युद्ध विराम होता है? वो कभी उन्होंने कभी रोका है? एक दिन में 10 बार सीज फायर को वायलेट कर रहे हैं वो लोग, तो उसको आप क्या सीज फायर से बोलेंगी? कश्मीर, चाहे कश्मीर का इशू हो चाहे बॉर्डर्स का इशू हो, ये लोग चाहे आतंकी हैं या जो भी हैं, इनका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं, इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इनके नजदीक ना तो कोई धर्म है, इनके नजदीक ना तो कोई इंसान है, इनके नजदीक अपने फायदे देखे जाते हैं। कि जब अभी जैसे बताया कि दीन दहाड़े शुजात बुखारी को मार दिया गया और लोग देखते रहे, इसको आप किस चीज से ताबीर करेंगी? आप बताइए। आए दिन आज आप डेटा उठा के देखिए, आप तो डेटा लेके बैठी हैं, हर साल हमारे 300 से 400 जवान शहीद हो रहे हैं। 300 से 400, देखिए हम इन्फिल्ट्रेशन से लड़ रहे हैं, हम इंसर्जेंसी से नहीं लड़ रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन को रोकना होगा। इन्फिल्ट्रेशन जब तक हमारे यहाँ होता रहेगा, इस तरह की आतंकी गतिविधियां हमें आए दिन देखनी पड़ेंगी, और हमें सिविलियंस को भी खोना पड़ेगा, अपने आर्मी के जवानों को भी खोना पड़ेगा, सुरक्षा बलों को भी जान देनी पड़ेगी अपनी, सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। ये सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए अभी एक नैरेटिव की बात हो, देखिए एक नैरेटिव की बात हो रही थी। मैं आऊंगी